मेरी कौम को समझना चाहिए, मेरे नौजवानों को यहाँ से दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए, पैरों के नीचे नहीं दूर तक देखना चाहिए आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अभी वो कहते हैं ना रफ लैंग्वेज में कि बोले अगर ऊँट सीधी करवट बैठा तो ठीक, अगर उल्टी करवट बैठा तो अंजाम क्या हो सकता है, उसकी फिक्र करना चाहिए नौजवानों को। अरे खतरों से खेलना सीखो, लड़ना सीखो जिंदगी में, डर डर के कहां तक भागोगे, कभी ना कभी तो तुम्हारा डेमेज आ जाएगा। कब तक भागोगे, जहां खड़े उसी मैदान में नहीं समझ में आ रहा है। फलस्तीन को देख लो, सलाम यहाँ से लगातार आजकल जो है बेंगलुरु शहर के अंदर खलबली मच चुकी है कि जनता दल सेक्युलर, जो उसके नाम में सेक्युलर था, जो है वो सेक्युलर को निकाल कर कम्युनल बनाया जाएगा, क्योंकि जनता दल सेक्युलर के लीडर्स कुमारस्वामी ने जो है अमित शाह से हाथ मिलाया है और बीजेपी से जो है जुड़ने वाली है। तो आप एक सीनियर लीडर हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, मुसलमानों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है, आपका स्टैंड क्या रहेगा? पहले तो आपके सवाल पे मेरा इतराज़ है कि ना कि ये खबर सिर्फ बेंगलुरु से ताल्लुक़ है, इसका पूरे रियासत कर्नाटका से ताल्लुक़ है। ये जो आप कह रहे हैं कि सारी कौम कंफ्यूज है, ये सारे कर्नाटका में है, इसमें किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे अल्फाजों में मैं अपनी कौम को ये समझाना चाहता हूँ कि बटे रहें। समझदार आदमी कभी भी सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखता है। खुदा ना खास्ता जिस पे तुम उम्मीदें लगा के बैठे हो, अगर उनके साथ कुछ कमसरस होता है तो फिर कौम का अंजाम क्या होएगा। समझा तो दे कि कम्युनल क्या होता है और ये सेक्युलर क्या होता है। जहाँ तक मैं नोटिस में, जो मेरी नोटिस में है, जितना मैं नोट करते आ रहा हूँ, मेरी समझ में मैंने आज तक कभी कोई भी पार्टी का ये स्टैंड और बैकअप देखा ही नहीं कि जो मुसलमान के बारे में खुल के बोलता हो। मैं नहीं समझ रहा हूँ। अगर आप लोग की समझ में कोई ऐसी स्पीच है कि कोई भी पार्टी का लीडर ये खुल के बोला हो कि बोले हाँ मैं मुसलमान की पुष्ट पे खड़ा हूँ, जो भी हो जाए मैं खड़ा हूँ, अगर एक स्टेटमेंट हो तो बता दो। नहीं है। अभी हमको भरोसा ही करना है तो हम कोई दूसरे फोर्सेस के साथ में तो हाथ नहीं मिलाए। देखिए, इस मुल्क में हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई भी आदमी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके जो करेगा वो मुजरिम कहलाएगा, वो क्रिमिनल कहलाएगा और वो कम्युनल कहलाएगा। जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा वो बंदा तो सेक्युलर ही कहलाएगा, चाहे पार्टी कोई भी क्यों नहीं हो के क्या हो जाना है। मुसलमानों के ऊपर और कुछ होना के लिए बाकी है इस मुल्क में? नहीं है। तो फिर डरना क्या है। हमने दोस्तों को भी आजमा लिया, चलो आज दुश्मनों को भी आजमा लेते। इसके जिम्मेदार कौन? कुमारस्वामी जिसे कि आपने कहा कि बीजेपी से हाथ मिला है, तो इसके जिम्मेदार कौन? अभी जो इंडिया गठबंधन बना, क्या उन लोग को पता नहीं था कि श्रीमान देवेगौड़ा के उसूल क्या हैं और वो कितने सेक्युलर इंसान हैं? मुसलमानों के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं आवाज़ उठाए। ट्रिपल तलाक, हिजाब, बीफ, हर मुद्दे पे वन नेशन वन वोट, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हर कोई मुद्दे की जो मुसलमानों के फायदे के थे, हर मुद्दे पे आवाज़ उठाए। क्या ये इंडिया गठबंधन को मालूम नहीं था? इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार रह सकते हैं जो बीजेपी से हो क्या है, ममता बनर्जी रह सकते हैं जो बीजेपी से हो क्या है। दूर क्यों जा रहे हो? जो लोग सीना ठोक के बोल रहे थे शिवसेना वाले कि हमने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया है, उन लोगों के साथ में मिलके जब ये लोग ने सरकार बनाए तो देवेगौड़ा को क्यों नहीं साथ में लिए गए? क्यों नहीं हमारी पार्टी को बुलाया गया? हमको मजबूर कर दिए कि जाओ
तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं जाके उनसे हाथ मिलाओ, तो क्या हम अपने आप को नहीं बचाएंगे? एक और सेक्युलर पार्टी यहाँ कायम नहीं रहना चाहिए। वो एक और सेक्युलर पार्टी को ख़त्म करके, जनता दल सेक्युलर को ख़त्म करके वो खुद बने रहना चाहते हैं, ताकि मुसलमान कौम पे हमेशा के लिए हुकूमत करे और उस कौम को दबा के रखना चाहती है। तो जाहिर है कि कोई रास्ता नहीं था पार्टी को बचाने के लिए, तो हाथ मिलाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था जो जाके से कुमार स्वामी ने हाथ मिला के आए हैं। तो क्या बिगड़ जाने वाला है? मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान के यहाँ पैदा हुआ, मैं मुसलमान हूँ, फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मैंने कई दोस्त बनाए, हिंदू बनाया, सिख बनाया, क्रिश्चियन बनाया, सभी को दोस्त बनाया। तो क्या मैंने अपने ईमान को छोड़ दिया, अपने मज़हब को छोड़ दिया? नहीं। पेशे के ताल्लुक़ से दोस्ती करते हैं। देखिए, इस सियासत में ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है, ना ही कोई हमेशा के लिए दुश्मन होता है। ये सियासी खेल है, ये सब इख्तिदार में आने का एक शौक़ होता है और कुछ नहीं है। इस बात को मेरी कौम को समझना चाहिए, मेरे नौजवानों को यहाँ से दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए, पैरों के नीचे नहीं दूर तक देखना चाहिए। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? अभी वो कहते हैं ना रफ लैंग्वेज में कि बोले अगर ऊँट सीधी करवट बैठा तो ठीक, अगर उल्टी करवट बैठा तो अंजाम क्या हो सकता है, उसकी फ़िक्र करना चाहिए नौजवानों को और अपने फ़ैसले करना चाहिए। मेरा मकसद क्या है? मैं कोई ओहदे का भूखा नहीं हूँ, मैं लीडरशिप क्रिएट करना चाहता हूँ। लीडरशिप क्रिएट करने के लिए जनता दल सेक्युलर पार्टी से अच्छा प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं। एक छोटा सा ओहदा बड़े पार्टियों में मिलता नहीं है मेरी कौम को, और सारे के सारे जितने मुसलमान लीडर हैं यही प्लेटफॉर्म से तो तैयार होके गए। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे अगर रुका रहूँगा, इसके दो फ़ायदे हैं कि मैं नई लीडरशिप तैयार कर सकता हूँ, एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि कल को अगर वक्त बदला, कोई तो यहाँ बाकी है जो समझा सके, और मैं यहाँ बैठ के आवाज़ उठा सकता हूँ। मैं भी उन्हीं से सबसे जुड़ जाऊँगा तो मैं मेरी कौम के बारे में आवाज़ कैसा उठा सकता हूँ? मैं ओहदे का भूखा नहीं हूँ, मैं कौम के लिए दूर का सोच रहा हूँ। बाकी मेरी बात अगर किसी की समझ में आ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं समझ में आ रही है, और रहा बात मेरी पर्सनल, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये देवेगौड़ा जी का मुरीद है। भाई मुरीद नहीं है, ये एक मुसलमान की ज़बान का सवाल है। कई मुसलमानों ने धोखा दिया है, ये देवेगौड़ा जी का बयान था। तो मैंने वादा किया था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर आज मैं देवेगौड़ा जी के भरोसे का खून करता हूँ तो मैं मेरी कौम पे एक बदनुमा दाग लगाता हूँ, जिसका असर कौम को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए मुझे मजबूरी में वफादारी करना ही पड़ेगा। सर, आने वाले दिनों में जिस तरह से वक्त बीतता जाएगा, जो पिछले बार हो चुका है, जिस तरह से बीजेपी का जुल्म हुआ है मुसलमानों पर, हिजाब का मामला हो, बीफ का मामला हो, अजान का मामला हो, क्या पता आपकी ज़बान में जो है अभी जो आप बोल रहे हो कि मैं जो है कौम के लिए काम करूँगा, अपने ज़बान पर रहूँगा, आप भी अगर कुमारस्वामी के साथ मिलकर, सियासत है, पॉलिटिक्स है, नेगेटिव तो होता ही रहेगा, अगर आप भी बदल गए तो? सियासत दो तरीक़े की होती है, एक खुदगर्जी की, एक कुर्बानी की। मेरी सियासत कुर्बानी वाली है, खुदगर्जी नहीं है। यहाँ पे कोई ओहदा लेना, कोई पावर ले लेना, मैं कुछ बड़ा आदमी बनना, नेगोशिएट करना, ब्लैकमेल करना, ऐसी सियासत ज़फ़रुल्लाह खान ने ज़िंदगी में नहीं किया। जहाँ मेरी कौम के अगर हुकूक मरने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा जुल्म होने लगे, और मैं कमज़ोर हो जाऊँ और मेरे पास कोई ताकत ना हो, मैं कुछ नहीं कर पाऊँ और मैं बेबस हो जाऊँ, तो मुझे ऐसी सियासत करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह का दिया सब कुछ है। मेरे मुक़द्दर कोई लीडर ने नहीं लिखा है, मेरा और रब्बुल आलमीन ने लिखा है। मुझे उस पर यकीन है। जिस दिन गंदी सियासत करना होएगा उस दिन सियासत ही नहीं चाहिए मुझे, ख़त्म है कहानी मेरी।
मैं वो खुदगर्जी की सियासत नहीं करता हूँ। सर एज ए पर्सन अगर बात सियासत की ना ले, एज ए इंडिविजुअल अगर आपकी बात ले, तो ये जो मिलाप होने जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी और जेडीएस का, आपको क्या लगता है सर? इसकी नेगेटिव फीडबैक बताइए सर, नेगेटिविटी क्या हो? देखिए, ऑलरेडी मेरी कौम ने इस मुल्क में हर रियासत में जितना नेगेटिव सह सकते थे सह चुके। नेगेटिव के बाद में सिर्फ एक ही उम्मीद रहती है, पॉजिटिव की। कल को जिससे हमने अलायंस किया है, अगर वो लोग को लगा कि नहीं हमको भी सॉफ्ट हिंदू बनना है, सॉफ्ट कॉर्नर को यूज़ करना है, अगर उनमें बदलाव आ जाएगा, शिवसेना में बदलाव आ सकता है, तो दूसरी पार्टी में क्यों नहीं आ सकता? कोशिश करने में क्या बुराई है? वो रह के कर सकते हैं, मैदान छोड़ के भागने के बाद नहीं हो सकता है। ये जहरीली ताकतें मजबूत हो जाएंगी, फिर तुम क्या करोगे? तो अक्लमंदी यही कहती है कि जिस मैदान में तुम खड़े हो वहाँ खड़े रहे। अभी जैसे कि मेरी कौम के कई नौजवान 10-10 साल 15-15 साल से इस पार्टी में रहे, कोई इख्तिदार में नहीं है, कोई पावर में नहीं है, क्योंकि पार्टी पावर में नहीं है। अब वो कहाँ जाएंगे? जाने के बाद में उनकी नई पैदाइश है दूसरी पार्टियों में, फिर ABCD से पढ़ो, जब तक तो वो ख़त्म ही हो जाएंगे। क्या कौम की रहनुमाई करेंगे? ये बेखौफी के डिसीशंस हैं। इंसान को जज्बात से नहीं, अक़ल से काम लेना चाहिए। 16 तारीख के दिन जो मीटिंग होने वाली है CMA ग्रैंड में, इसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है सर? कहा जाता है कि इसमें जो है हम डिसाइड करेंगे जो मुस्लिम जो लीडर्स हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर? ये सवाल का जवाब CM इब्राहिम साहब बेहतर दे सकते हैं। फ़िलहाल CM इब्राहिम साहब अभी तक हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और वो मीटिंग बुलाने का क्या मकसद है वो बेहतर जानते हैं। देखिए, वो एक उम्रदराज तजुर्बेकार पुराने सियासतदान हैं, मेरे से ज़्यादा हर खेल के दाव पेच वो जानते हैं, और वो किस रुख में सोच रहे हैं, उनकी सोच का ताल्लुक़ किससे है, ये मैं समझ नहीं पा रहा कि उनका अपना खुद का मफाद है या कौम के मफाद के बारे में सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता। इसका जवाब आप उनसे बेहतर ले सकते हैं। सर, असेंबली इलेक्शंस में जिस तरह के नतीजे आए, इस पर आपकी क्या राय है सर? क्या हुआ था? किस वजह से जेडीएस जो है पीछे रह गई? देखिए, जो नतीजे आए, अगर आप सदर साहब को कोट करके बात कर रहे तो उनके बगैर पहले 40 सीट भी आए थे, जितना तो आप लोगों को भी पता है। अब 19 आ गए, तो ये इल्ज़ाम किसी एक बंदे पे देना गलत है। या अगर हम लोग 40 की जगह 140 भी हो जाते हैं तो भी उसका क्रेडिट एक को नहीं जाता। एक पार्टी एक परिवार होता है, एक घर होता है, सब मिलके एक घर को बनाया जाता है। इसमें किसी एक को जिम्मेदार सिर्फ उसका ही चलता है, ऐसा नहीं बोल सकते। जब उनको अकेले को क्रेडिट नहीं दे सकते तो किसी को डिग्रेड भी नहीं किया जाता। इसका हिस्सेदार सभी हैं, सबकी गैर जिम्मेदारी का ये अंजाम है कि हमारे इतने कम सीट आए थे। थैंक यू। वेलकम। यस, ओके, डन सर। और सर एक और अहम सवाल यहाँ पर ये होता है कि आप एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी हो, बहुत से लीडर्स, बहुत से वर्कर्स, कार्यकर्ता जो है आपसे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो ये जो आपने फैसला लिया है, ये किससे आपने ओपिनियन लिया है या किससे आपने बात की है और ये फैसला लिया है सर? हाँ, सही सवाल। जाहिर है कि मैं इस कर्नाटका की 1 करोड़ आबादी से तो मैं पूछ नहीं सकता हूँ, तो मुझे किससे पूछना चाहिए? जो मेरी कौम के चंद रहनुमा हैं। मेरी कौम में कई मुखलिस हजरात हैं, कई हजरात जो तिजारत से ताल्लुक़ रखते हैं, दानिशमंद हैं, दूर अंदेशी को समझते हैं, और चंद उलमाए कराम हैं। मैंने सभी से पूछा इस बात को कि सही इस वक्त सही फ़ैसला क्या लिया जाए, तो मैंने आम राय में यही राय पाई
कि ज़फ़रुल्लाह ख़ान तुम जहाँ खड़े हो वहीं डटे रहें और वहीं से मुकाबला करें, इसी में सभी का मुस्तक़बिल है। ये जवाब आने के बाद में मैंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया है। ये मत समझो कि मैंने किसी की मोहब्बत में या तो मेरी मगरूरी में मैंने ये फ़ैसला नहीं किया है। इस बात को आप लोग समझ लेना चाहिए। इसमें आवाम का क्या फ़ायदा है सर इसमें? ये सिवाय अवाम के फ़ायदे के मैं कोसे अपने फ़ायदे का सियासत कर रहा हूँ भाई। गठबंधन से ये मेरा काम ही अवाम के फ़ायदे के लिए। अगर कभी अल्लाह करे कि कभी ऐसा वक्त आ जाए, कभी इख्तिदार में आ जाए, तो मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। सर इसके अलावा और कोई लालच तो है नहीं हमारी। सर जस्ट बिकॉज आप देवेगौड़ा जी से क्लोज हैं, आपने उन्हें ज़बान दी है, कि आपको नहीं लगता कि आगे जाकर जो है आप भी रिग्रेट करेंगे, आपका जो फैसला है ये गलत है? क्या 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 क्या? आप देवेगौड़ा जी से क्लोज हैं, आपने उनसे वादा किया है, तो उनकी मोहब्बत में आपको नहीं लगता आपने जो है इतना बड़ा फैसला ले लिया? नहीं नहीं, मैंने बताया ना, सारे सभी मुखलिस हजरात से पूछ के मैंने फैसला किया है ना भाई। एक तरफ ये, दूसरी तरफ वो, कि जो मैंने वादा किया था देवेगौड़ा जी की, अगर मैं धोखा दे रहा हूँ तो पूरी कौम के ऊपर एक बदनुमा दाग आ जाएगा। उसको भी तो बचाना है। तो एक पत्थर से मेरे दोनों शिकार हो गए। मेरे कौम के मुखलिस हजरात ने इजाज़त भी दे दिया और मैं वहाँ मेरी वफादारी भी बचा ली। इट्स क्लियर। ये अवाम को समझना चाहिए कि ज़फ़रुल्लाह ख़ान किस लालच में कदम उठाया। अरे ख़तरों से खेलना सीखो यार, लड़ना सीखो ज़िंदगी में। डर डर के कान तक भागोगे, कभी ना कभी तो तुम्हारा डेड एंड आ जाएगा। कब तक भागोगे? जहाँ खड़े उसी मैदान में मुकाबला करने का सीखो। नहीं समझ में आ रहा है? फ़लस्तीन को देख लो। अस्सलाम वालेकुम।